आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बॉटनी की तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इसके हमने कुछ चैप्टरों की बात की। आज हम आगे वाले चैप्टर की बात करेंगे। अध्याय नंबर 12 की बात करेंगे, जिसका नाम है नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर अर्थात नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल की बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम ही है नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन साइकिल। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल नाइट्रोजन तत्व की बात करेंगे। नाइट्रोजन तत्व जो है वो पादपों में किस प्रकार से अपनी क्रियाएं करता है और इसके क्या महत्व होते हैं, इसकी कमी से क्या होते हैं और किस प्रकार से पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। उपापचय का मतलब होता है विघटन एवं संश्लेषण, अर्थात उपचय और अपचय। तो नाइट्रोजन का संश्लेषण और नाइट्रोजन का विघटन दोनों की बात करेंगे। 4 प्रक्रियाओं द्वारा इसको हम समझेंगे। इसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है वो एक चक्कर के रूप में पाया जाता है। पौधों से जंतुओं के अंदर, जंतुओं से वायुमंडल में, वायुमंडल से वापस पेड़ पौधों में, इस प्रकार इसका एक साइकिल पाया जाता है। उस साइकिल के माध्यम से ये अपना जीवन चक्र है वो पूर्ण करता रहता है, जिसे नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले नाइट्रोजन के बारे में विभिन्न बातें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रोजन क्या होती है। केमिस्ट्री के अंदर भी आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा तत्व है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा अर्थात 100 में से 78% मात्रा जो है वो इसी की पाई जाती है। 78% मात्रा जो है वो इसी की पाई जाती है और यह प्रोटीन का प्रमुख घटक होता है। प्रोटीन का क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। 78% ये पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में और प्रोटीन का ये प्रमुख घटक होता है। 2 बातें। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, पादपों के अंदर या पौधों के अंदर यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न कार्बनिक रूपों में पाया जाता है। वो कार्बनिक रूप क्या है? वो है यह न्यूक्लिक अम्ल के रूप में भी पाया जा सकता है, जिसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित रहेगी। यह विटामिन के रूप में पाया जा सकता है, यह प्रोटीन के रूप में पाया जा सकता है, यह एमिनो अम्ल के रूप में पाया जा सकता है, यह एंजाइमों के रूप में पाया जा सकता है। तो पौधों में ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है जो मैंने आपको बताए अभी। न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, एंजाइम है आदि के रूप में यह पाया जाता है। आगे बात करते हैं 4 नंबर महत्वपूर्ण बात की। पादपों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का शुष्क भार जो होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। पूरा जो पादप है उसके अंदर जो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का शुष्क भार जो होता है वो पौधे के संपूर्ण शुष्क भार का कितना होता है? लगभग 5 से 30% तक होता है। लगभग 5 से 30% तक होता है। टोटल शुष्क भार का कितना होता है? 5 से 30% तक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का शुष्क भार पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये इसी कारण ये पादपों के अंदर अपना महत्व है वो प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन की कमी से हमने पीछे वाले चैप्टर में पोषक तत्व वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था।
नाइट्रोजन की कमी से पादप में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं, या पादप जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। पादप क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। अब आपको बता देता हूं आगे, ये तो नाइट्रोजन के बारे में बात थी। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% होता है, लेकिन गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है। इस गैसीय अवस्था से इसे पादप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उसको पौधे सीधा ही ग्रहण कर लेंगे। ये सीधा ग्रहण नहीं किया जाता है सजीवों के द्वारा, इसको कुछ सूक्ष्म जीव, जीवाणु, शैवाल, इनके द्वारा इनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सन किया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सन के द्वारा इसके रूप अलग अलग रूपों में बदला जाता है। इसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, अमोनिया, इनमें इसको बदला जाता है और वह रूप जो है पादप ग्रहण करते हैं। इसलिए पादपों में निम्न 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग होता है। पादपों में कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग होता है? 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग होता है। फर्स्ट है नाइट्राइट, सेकंड है नाइट्रेट, और थर्ड है अमोनिया युक्त यौगिक, और लास्ट है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। 4 प्रकार के यौगिक, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया युक्त यौगिक और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है पादप ग्रहण करते हैं। बाकी किसी प्रकार के गैसीय अवस्था में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधे जो हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं। अब हम इन्हीं की बात आगे करने वाले हैं कि नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, ये पादपों को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब हम समझेंगे नाइट्रोजन चक्कर को। नाइट्रोजन चक्कर जो है वो किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये अपनी क्रिया है वो करता है। तो देखिए आगे नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर तभी अभी आपको मैंने बताया कि एक चक्कर के रूप में पाया जाना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ चलकर वापस इसी स्थान पे कोई भी वस्तु अगर अपना भ्रमण करती है तो उसे चक्कर बोला जाता है। हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी इसी प्रकार से अपना जो है गमन की क्रिया है वो करता है। कैसे कि पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन है का उपयोग के बाद पौधे इसका उपयोग कर लेते, कैसे किया उसकी हम बात करेंगे अभी। 4 तरीके हैं इसके, 4 मेथड्स हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग करने के बाद ये कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक अम्लों का। इन कार्बनिक अम्लों का जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है वह कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका स्थिरीकरण हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? स्थिरीकरण हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ है, ये स्थिरीकृत हुई नाइट्रोजन पुनः वातावरण में, कहां पे? पुनः वातावरण में आ जाती है और पुनः वातावरण से ये वापस जो है इस प्रकार से चक्कर जो है वो चलता रहता है, जिसे क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन चक्कर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन चक्कर कहा जाता है। नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्कर निम्न 4 चरणों में पूर्ण होता है। नाइट्रोजन साइकिल 4 चक्रों में पूर्ण होता है। एक तो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सन, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। आप इतना इन चारों के बारे में पढ़ते ही हमारा चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। कौन कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। ये 4 चरण जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे, जो नाइट्रोजन चक्कर का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण चरण होता है। नाइट्रोजन फिक्सन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सन। ये मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहले इसको हम टेबल द्वारा समझेंगे, चार्ट द्वारा समझेंगे, जो आपके सामने मैंने बनाया है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो अबायोलॉजिकल और एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन। अजैविक नाइट्रोजन फिक्सन, ठीक है। और दूसरा होता है जैविक नाइट्रोजन फिक्सन, अर्थात जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले हम अजैविक की बात करते हैं।
तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एबायोलॉजिकल N2 जो फिक्शन है वो 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार से संपन्न होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से संपन्न होता है। अगर हम लोग फर्स्ट बात करें तो वो है वायुमंडलीय या तड़ित द्वारा। किसके द्वारा? वायुमंडलीय या तड़ित द्वारा। तड़ित का मतलब होता है बिजली चमकना। क्या होता है? बिजली का चमकना। ठीक है, इन 2 वायुमंडलीय या तड़ित द्वारा। दूसरा है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनके द्वारा, औद्योगिक द्वारा। ठीक है। दूसरा प्रकार जो है वो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन की हम बात करेंगे। ये होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है असहजीवी और एक होता है सहजीवी। एक तो होता है असहजीवी और एक होता है सहजीवी। असहजीवी की अगर हम लोग बात करें कि असहजीवी क्या होता है, तो ये 3 प्रकार से होगा। एक तो होगा वायवीय जीवाणु, असहजीवी है वो 3 प्रकार से होगा। एक तो वायुजीवी जीवाणु द्वारा, एजेटोबैक्टर। ठीक है। दूसरा अवायवीय जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम द्वारा। तीसरा नील हरित शैवाल जैसे नॉन स्टॉक और एनाबिना है, इनके द्वारा असहजीवी जीवाणु होगा, जिसका हम विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। वायुजीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, अवायवीय जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम और नील हरित शैवाल जो है नॉन स्टॉक और एनाबिना द्वारा। दूसरा है सहजीवी। दूसरा कौन सा है? सहजीवी। ये मुख्य रूप से मूल गुलिकाओं और स्तंभ गुलिकाओं, जड़ और तने की जो गुलिकाएं होते हैं उनके माध्यम से होता है। उनमें एक तो राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम द्वारा ये संपन्न होता है, जबकि स्तंभ गुलिकाओं में एजोराइजोबियम रहता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्शन हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम अमोनीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में नाइट्रीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में विनाइट्रीकरण पढ़ेंगे। आज हम अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्शन में जो अजैविक अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन है उसकी बात करते हैं कि वायुमंडलीय या तड़ित द्वारा किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नंबर बात करते हैं अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये जीव द्वारा तो होगा नहीं, अर्थात इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स तो काम आएंगे नहीं। अजैविक है, अबायोलॉजिकल है, तो पर्यावरणीय कारकों द्वारा संपन्न होता है। अजैविक घटक क्या है? पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न घटक है, जैसे वर्षा है, प्रकाश है, ठीक है, सूर्य है, इनके द्वारा। तो यहाँ पे जो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये पर्यावरणीय कारकों द्वारा संपन्न होता है और ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो मैंने आप लोगों को बताया है वायुमंडलीय या तड़ित द्वारा, दूसरा मैंने आपको बताया है औद्योगिक द्वारा। ठीक है, 2 ही तो बताए हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण या तड़ित नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तड़ित का मतलब होता है बिजली का चमकना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, प्रकृति में बिजली चमकती है। ध्यान से सुनना, अभिक्रिया हम लास्ट में करेंगे। प्रकृति में सबसे पहले बिजली चमकती है, अर्थात मेघ गर्जन होने से क्या चमकती है? बिजली चमकती है। बिजली चमकती है और साथ में पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है। साथ में किसका प्रभाव पड़ता है? पराबैंगनी किरणों। क्या होती है पराबैंगनी किरणें? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती हैं? पढ़ के आए हैं हम, लाइट नेचर ऑफ लाइट के अंदर बताया था मैंने। पराबैंगनी किरणें वे होती हैं जिनका मान जो है वो 390 नैनोमीटर से कम होता है, अर्थात जिस कलर की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी से कम हो। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। पराबैंगनी से कम तरंग दैर्घ्य की किरणों को क्या कहा जाता है? पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो बैंगनी की अगर हम माने तो 390 से 430 होती है, तो 390 से कम तरंग दैर्घ्य की किरणें क्या कहलाती हैं? पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। तो प्रकृति में बिजली चमकती है, साथ में पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने से जो वायुमंडल के अंदर मुक्त नाइट्रोजन है
प्रभाव पड़ने से वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। किसके साथ मिलेगी? ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगी। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। पुनः किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। मुक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिली है और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो भी किसके साथ मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2, ये जल के साथ मिलेगी। किसके साथ? जल के साथ मिलकर नाइट्रस अम्ल HNO2 व नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है। नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल अर्थात HNO2 व नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती है। अब ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, अब जो ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, ये वर्षा जल के साथ मृदा में चला जाता है। वर्षा जल के साथ किस में चला जाता है? मृदा में चला जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो है वो वर्षा जल के साथ मृदा में चला जाता है और मृदा में जाने के बाद ये क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर नाइट्रेट, किसका? नाइट्रेट NO3-। नाइट्रेट मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पौधे 4 प्रकार की नाइट्रोजन के अवयवों को ग्रहण करते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिया युक्त नाइट्रोजन और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको वो ग्रहण करती है। तो यहाँ पे नाइट्रेट बना है NO3-। इसका अवशोषण जो है वो पौधे कर लेते हैं। इसका अवशोषण कौन कर लेते हैं? पौधे कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रकृति में बिजली चमकने व पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मुक्त नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण करती है, जो पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रस अम्ल HNO2 व नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती है। इससे नाइट्रिक अम्ल HNO3 है वो वर्षा जल के साथ मिट्टी में चला जाता है, जिससे क्षारीय पदार्थों से मिलकर ये नाइट्रेट NO3- का निर्माण करता है, जिसका अवशोषण पौधों द्वारा कर लिया जाता है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। अब अभिक्रिया की बात करते हैं। तो अभिक्रिया, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर तड़ित या मेघ गर्जन में नाइट्रिक अम्ल बना लिया 2 अणु। अब ये 2 अणु नाइट्रिक अम्ल पुनः ऑक्सीजन के साथ मिले और 2 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बना लिए। अब ये 2 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जल के साथ मिलकर एक तो बनाते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बनाते हैं? नाइट्रस अम्ल। और दूसरा HNO3 में होता है नाइट्रिक अम्ल। और फिर ये इससे जो है NO3- निकल जाता है। ठीक है, और जिसको नाइट्रेट बोलते हैं, ये क्या है? पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। कुल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का 10% होता है। कुल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। तो बच्चों, कल हम बात करेंगे आगे वाला औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छी तरह से यहाँ से आप अगर इसको समझते हो आज वाले वीडियो को पूरा देखकर, तो आपको आगे वाले दो वीडियो और आएंगे इसके, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए।